Hello, my dear students. In today's video lecture, we are going to start the 8th unit of 11th class physics, and the name of unit is thermodynamics. Thermodynamics, which is the branch of physics which deals with the transformation of heat into other forms of energy and vice versa. यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हीट का ट्रांसफ़र जो है किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में या किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट में कैसे हो सकता है, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स यहाँ इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट में हम कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इंट्रोडक्शन द स्टेटमेंट बेसिक जो हमारे पास कुछ आ रही हैं वो क्या है. वी हैव स्टडीड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन द प्रीवियस चैप्टर में हम जैसे स्टडी कर रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब जैसे स्पेसिफिक हीट्स हैं, है ना, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी. तो इस प्रेजेंट चैप्टर में वी शैल स्टडी द लॉज टू गवर्न दैट थर्मल एनर्जी. उस थर्मल एनर्जी मतलब हीट को कौन से लॉज हैं नेचर में जो उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे उस हीट का फ्लो होता है या दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है. एक एग्जांपल के तौर पर, इन विंटर व्हेन वी रब आर पाम टुगेदर वी फील वार्मर. सर्दियों में हम अपने हथेलियों को इस तरह से, है ना, इस तरह से करते हैं, रबिंग करते हैं, तो उससे हमें एक वार्मथ महसूस होती है. तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, बिकॉज वर्क डन इन रबिंग द पाम प्रोड्यूसेस हीट. यहाँ वर्क डन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी वर्क डन से हमें हीट महसूस हो रही है. कन्वर्सली, इसके विपरीत अ हीट इंजन यूजेस द हीट ऑफ द स्टीम इन रनिंग अ ट्रेन. इसके विपरीत एक हीट इंजन जो है वो स्टीम की हीट से वर्क कर रहा है, यानी कि ट्रेन को रन कर रहा है. रनिंग ऑफ ट्रेन इज़ अ वर्क एंड विच इज़ बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम द हीट, है ना. जो स्टीम की हीट है उस इंजन में, उसको कन्वर्ट करके उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है. सो थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद. तो थर्मोडायनेमिक्स जो इस यूनिट में हम हीट के ट्रांसफॉर्मेशन, स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा का मतलब है कहीं किसी सिचुएशन में कोई दूसरा फॉर्म एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा और हीट के किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में. ओके. नाउ हियर थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस. हम इसी हीट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को जब माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं. लेकिन जो हीट है ये मैक्रोस्कोपिक साइंस है, यानी कि यहाँ कहता है विच वॉज डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी बिफोर द एटॉमिक मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर. ये जिस समय डिस्क्राइब की गई मैक्रोस्कोपिक फॉर्म साइंस की थर्मोडायनेमिक्स, उस समय जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, यानी कि जिसमें मैटर जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल से बना हुआ एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो चीज़ें अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी. ओके. एंड दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक नेचर. ठीक है. एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक. तो थर्मोडायनेमिक्स इज ए मैक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसी हीट के फिनोमिना को हम उसकी एटॉमिक मॉलिक्यूलर पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे. सो दैट इज़ आफ्टरवर्ड, वो बाद में आई बातें. फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ गैस इन द थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेसिफाइड बाय मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक. एग्जाम्पल ले रहा है कि किसी गैस का जो थर्मोडायनेमिकल उसका स्टेटस है उसको हम उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन, इन चीज़ों से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये सारे ही फैक्टर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं. यानी कि जिन फैक्टर्स से हम किसी गैस के या किसी मटेरियल के हीट के स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं. नो माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह की माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी. माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन मतलब जिसमें एटम मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हों. फर्दर डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स शुड ऑल्सो बी बोर्न इन माइंड. इन मैकेनिक्स वी स्टडी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स और बॉडीज अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेज. मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं विच इज़ अंडर फोर्सेज एंड टॉक्स. ठीक है. ओवरऑल वो बॉडी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कर रही होती है. ठीक है. इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ द सिस्टम एज ए होल. थर्मोडायनेमिक्स में बेशक वो सिस्टम एज ए होल एट रेस्ट हो, लेकिन जो उसके अंदर के
मतलब मोबिलिटी, उसमें हलचल जो हो रही है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। एज ए होल हो सकता है कि वो सिस्टम एक ही जगह पर रखा हुआ है ना, ये कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर के पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं, इसमें मोशन हो रहा है, तो हम उस अंदर वाले उस पार्ट का मोशन स्टडी करेंगे, है ना। हीट का जो लेना देना है वो उससे है। हो सकता है कि एज ए होल बॉडी एक ही जगह पर हो, ठीक है। So in thermodynamics we are concerned with the motion of the system as a whole, rather we study changes in the internal microscopic state variable। तो हम जो अंदर की बातें हैं उस सिस्टम की, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनमें होने वाले जो चेंजेस हैं उनको मेनली स्टडी करते हैं, ना कि एज ए होल बॉडी के मोशन को। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सिस्टम को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम किसको कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को समझिए, एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे ये दिखा रखा है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की असेंबली। असेंबली मतलब एक ही जगह पर जहाँ वो इकट्ठे होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जैसे हम कह सकते हैं उनको। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की असेंबली इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। सच ए सिस्टम में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा सिस्टम जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ हो सकता है, और अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेट्स, एक से ज़्यादा स्टेट्स भी एक साथ इकट्ठी हो सकती है। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम की बात है, ऊपर जो हेडिंग है हमारा मेन वो है थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक, जैसे ऊपर से बात करते आ रहे हैं हम कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, ये क्या हैं, इनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स। तो अगर किसी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, दैट करेक्टराइज द सिस्टम, जो कि उस सिस्टम की पहचान है। किसी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन, वो उसकी पहचान है। तो अगर वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, डू नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसको कहते हैं हम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए दो सिस्टम लिए गए यहाँ पर, लेट्स कंसिडर द टू गैसेस ए एंड बी, है ना, दो गैसेस, ये इधर कंटेनर में दिखाया हुआ है। इसमें हमें दो चीज़ें और थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है, एक तो एडियाबैटिक वॉल और एक होती है डायाथर्मिक वॉल, है ना। एक ये है डायाथर्मिक वॉल और दूसरी यहाँ है एडियाबैटिक वॉल। ये दो गैसेज हैं ए एंड बी, अपने अपने कंटेनर में हैं। बीच में जो वॉल है इसका टाइप चेंज है, यहाँ इस डायग्राम में और इस डायग्राम में। यहाँ पर दोनों गैसेस को जिस वॉल से सेपरेट किया हुआ है वो वॉल कैसी है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक होती है जिसके ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सिस्टम ए का बी के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा अगर बीच में जो वॉल है वो कैसी है, एडियाबैटिक वॉल है। हम एडियाबैटिक वॉल को एक तरह से इंसुलेटिंग वॉल भी कह सकते हैं। इंसुलेटिंग मीन्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट। जबकि जो डायाथर्मिक वॉल है इसके अंदर वो प्रॉपर्टी होगी कि इसकी वजह से सिस्टम ए जो है सिस्टम बी के साथ हीट को एक्सचेंज कर सकता है, और हम जानते हैं कि हीट का फ्लो जो है वो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होगा, ठीक है। तो ऐसे दो सिस्टम लेट किए गए हैं। सिस्टम ए का प्रेशर वॉल्यूम PA/VA और सिस्टम बी का प्रेशर वॉल्यूम PB/VB इनिशियली है, और पिक्चर ए में, फिगर ए में उनको एडियाबैटिक वॉल से और फिगर बी में उनको डायाथर्मिक वॉल से सेपरेट किया गया है। तो होगा क्या कि जब ये दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हीट का, चाहे दोनों गैसेस में से किसी एक का टेम्परेचर हाई हो, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि बीच में एडियाबैटिक वॉल है तो हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो जो इनके प्रेशर वॉल्यूम किसी टाइम पर अब होंगे, कुछ टाइम बाद भी प्रेशर वॉल्यूम ए का भी और प्रेशर वॉल्यूम बी का भी उतना ही रहेगा। यानी कि ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। लेकिन अगर उधर बात करें दूसरी तरफ, हम जो सिस्टम, जो दो गैसेस डायाथर्मिक वॉल से सेपरेटेड हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी अगर हम ये मान के चलें कि ए का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ए से बी की तरफ फ्लो होगी। शुरू में PA/VA अगर इनके प्रेशर वॉल्यूम हैं, तो कुछ टाइम बाद के जो प्रेशर वॉल्यूम होंगे PA-VA- हो जाएगा, है ना, गैस ए का। और उधर सिस्टम बी के भी शुरू में अगर प्रेशर वॉल्यूम PB/VB थे, तो कुछ टाइम बाद जो प्रेशर वॉल्यूम हो जाएंगे PB-VB-, यानी कि पहले से कुछ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब दोनों के
टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, तो सेम होने के बाद उसके बाद हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। बेशक बीच में डायाथर्मिक वॉल है, तो उसके बाद जो इनके प्रेशर वॉल्यूम हो जाएंगे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। वंस द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम रीच्ड कब होगा? जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नो मोर एनर्जी फ्लो अकर्स, तो एनर्जी का फ्लो नहीं होगा बिटवीन द टू गैसेस। इनफैक्ट द टेम्परेचर ऑफ द टू गैसेस बिकम इक्वल, और हालांकि उस समय दोनों गैसेस का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। एंड आर सेड टू हैव रीच्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, और उस समय ये दोनों सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब थर्मल इक्विलिब्रियम आपने दोनों डायग्राम्स में देखा कि यहाँ तो शुरू से ही रहा थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये प्रेशर वॉल्यूम जो शुरू में थे कुछ टाइम बाद भी वही रहे, लेकिन यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम में चेंज तो आया, लेकिन जब वो टेम्परेचर इक्वल हो गए तो उसके बाद बेशक बीच में डायाथर्मिक वॉल है, बावजूद उसके भी प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि टेम्परेचर जब दोनों सिस्टम के इक्वल हो गए तो उस समय थर्मल इक्विलिब्रियम आया। तो यही डेफिनेशन अब आ गए जीरोथ लॉ। यहाँ से जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है वो एक्सप्लेन होता है, एंड विच वाज गिवन बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आ रहा है। ये लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है, ये देखेंगे जरा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए जरा, ओके सेट है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर कहता है, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, when the thermodynamical system A and B are separately in thermal equilibrium with the third thermodynamical system C, दो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है ए बी, जब वो किसी तीसरे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, देन द सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ऑल्सो, ठीक है। बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहता है कि दो सिस्टम अगर किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो दोनों सिस्टम आपस में भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। इसी को लेकर नीचे डेफिनेशन और भी दी गई हैं। तो उसमें मेनली टेम्परेचर का जो इक्वल होना है, हम जिन भी सिस्टम्स को थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे तो उसके लिए एक मेन कंडीशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि टेम्परेचर उन दोनों सिस्टम्स का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन दी जा रही है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट गिवन सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम बी इज कॉल्ड द टेम्परेचर। वो फिजिकल क्वांटिटी जो ये डिटरमाइन करती है कि कोई सिस्टम ए किसी दूसरे सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के इक्वल होना ही एकमात्र कंडीशन है दो सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम में होने की। यहाँ पर फिर से आ जाता है यही स्टेटमेंट, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऑल्सो भी स्टेटेड एज अंडर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ऐसे भी स्टेट किया जा सकता है, कैसे, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका नाम है टेम्परेचर, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, जो कि हर एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर तो होगा ही होगा हर एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का। तो एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है टेम्परेचर सच दैट द इक्वालिटी ऑफ द टेम्परेचर इज द ओनली कंडीशन, ताकि उस टेम्परेचर का इक्वल होना ही एकमात्र कंडीशन है दो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की, कंडीशन फॉर द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर से देखते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ स्केलर क्वांटिटी which is called temperature, so that the equality of temperature is the only condition for thermodynamical system to be in thermal equilibrium, है ना। कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में होने की जो एकमात्र कंडीशन है वो उनके टेम्परेचर का इक्वल होना है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट टू थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम इफ देयर टेम्परेचर्स आर इक्वल। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स के बारे में हम पीछे पढ़ाई है, अभी हमने मास, कंपोजिशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सभी थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स हैं, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ठीक है। किसी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपस में रिलेट करती हुई ये इक्वेशन है। तो इसमें म्यू जो है एक कांस्टेंट है जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है।
सो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी एंड आर हेयर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ मेन पॉइंट जो हमने स्टडी करना है, जिन थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल दो हिस्सों में बांटे गए हैं, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स एंड इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। फिर से देखेंगे, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स एंड इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, दोनों की डेफिनेशन देखें। तो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स चेंज विद द साइज ऑफ द सिस्टम बट इंटेंसिव वेरिएबल्स डू नॉट। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कौन से हैं? जब सिस्टम का साइज चेंज होता है तो ये स्टेट वेरिएबल्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम को, एक गैस को हम दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। तो गैस का मास जो यहाँ पर था फर्स्ट पोजीशन में, जब इसको हमने फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में बांट दिया तो मास जो है वो आधा आधा हो गया, जो ओरिजिनल मास था उससे आधा आधा हो गया, तो मास चेंज हो गया। इसका मतलब मास कैसा है? एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है जो कि साइज़ के चेंज होने से चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं हुई। कौन कौन सी? जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ठीक है। तो ये प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी जैसे जो स्टेट वेरिएबल हैं ये तो रिमेन अनचेंज्ड हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव वेरिएबल। जबकि इसको दो हिस्सों में बांटने से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, मास चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है। मास, इंटरनल एनर्जी एंड डेंसिटी, मास, डेंसिटी एंड वॉल्यूम चेंज हुए, इस वजह से इनको हम बोलेंगे extensive state variables. So these are the two types of state variables. The next process is quasi-static process. The heading is quasi-static process. Quasi-static का मतलब है nearly static, जो लगभग हमें static का मतलब है at rest महसूस होती है। कोई ऐसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जिसमें चेंज तो होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स में चेंज होते हैं, लेकिन वो इतने स्लो होते हैं, इन्फिनाइटली स्लो उसको नाम दिया गया है। इन्फिनाइटली स्लो का मतलब है बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है। वो प्रोसेसेस इतनी धीरे धीरे होती हैं कि उनको हम नियरली स्टैटिक मानते हैं, कि जैसे ऐसे महसूस होता है कि उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो चेंजेस इतने धीरे धीरे हो रही होती हैं कि सराउंडिंग के साथ वो सिस्टम जो है वो एक तरह से क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है सराउंडिंग के साथ, है ना। जैसे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इज ओनली द आइडियलाइज्ड प्रोसेस। यहाँ पर ये भी कह रहा है कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस जो एक काल्पनिक प्रोसेस है, इन विच वी इमेजिन दैट एट एवरी स्टेज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि हर एक सिचुएशन पर सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है। दिस विजुअलाइजेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू डील विद नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ सिस्टम। ऐसा कंसिडर करना, ऐसा मानना हमें ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम वाली स्टेट्स से डील करना हमारे लिए मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, टू टेक अ गैस फ्रॉम स्टेट पी टी टू अनदर स्टेट पी डैश टी डैश, किसी गैस को हम प्रेशर टेम्परेचर पी टी से पी डैश टी डैश प्रेशर टेम्परेचर तक ले जाना है वाया क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, धीरे धीरे करते हुए। वी चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर टेम्परेचर बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, तो हम प्रेशर टेम्परेचर को बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट चेंज करते हैं, और साथ के साथ देखिए क्या करते हैं, एंड अलाउ द सिस्टम टू इक्वलाइज इट्स प्रेशर टेम्परेचर विद सराउंडिंग, और उसके टेम्परेचर प्रेशर को सराउंडिंग के साथ इक्वलाइज होने का टाइम भी देते हैं, ठीक है। तो एक तो हम धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, फिर साथ में सराउंडिंग के साथ उसको इक्वलाइज होने का टाइम भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई भी उसका प्रेशर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कंटिन्यू दिस प्रोसेस इन्फिनिटली, इस प्रोसेस को हम इन्फिनिटली तक करते जाएंगे, तो जो गैस है वो किसी शुरू के प्रेशर टेम्परेचर पी टी से पी डैश टी डैश तक पहुंच जाएगी, है ना। कुछ प्रेशर टेम्परेचर में चेंज भी हो जाएगा और सराउंडिंग के साथ भी वो इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। तो इसीलिए उसको सराउंडिंग के साथ कैसा माना जाता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आए, तो सराउंडिंग के साथ वो क्या रही, नियरली स्टैटिक रही, है ना। सो दैट्स वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वासी-स्टैटिक। क्वासी-स्टैटिक मीन नियरली स्टैटिक। So this is all about in today's video lecture. Next topics further we will continue in the next video lectures. Till then, keep studying, keep safe, be safe, and bye.